हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार से दो लीनियर इक्वेशंस अगर हैं तो उनकी वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। उनमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग द ग्राफ मेथड का यूज करके। उसके अलावा हमने ये पता किया था कि किस तरीके से हम केवल इक्वेशंस को देख करके ये बता सकते हैं कि दो लाइंस के जो इक्वेशन होते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं बेसिकली, या लीनियर इक्वेशन होते हैं, उनको केवल देख करके हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो दोनों पॉलिनोमियल एक दूसरे को काटेंगे किसी जगह पर ग्राफ में। जब उनको प्लॉट किया जाएगा ग्राफ पर, तो क्या वो एक दूसरे को किसी जगह पर काटेंगे, या फिर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर वो दोनों आ, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही होंगी, यानी एक लाइन दूसरी लाइन पर ही आ रही होगी, दोनों लाइनें एक ही होंगी। तो ये तीनों सिचुएशंस हमने देखी थी। तो आइए एक बार देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को। तो ये हमारा इक्वेशन होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, और अब हम लीनियर इक्वेशन केवल एक नहीं पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में आपने एक पढ़ा था, एक इक्वेशन पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। इस बार क्लास 10 में आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि दो इक्वेशंस हैं, और दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, उनको लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में, इसी चैप्टर में, उसका हम एप्लीकेशन कर पा रहे हैं या नहीं, उसका हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। एक है मेरे पास 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा है हमारा 7x + 6y - 9 = 0। अब पूछा ये गया है कि हमें ये बताना है कि अगर ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, और इन दो इक्वेशंस को यूज करके अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करें, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दो लाइन्स हमें मिलेंगी। पहले इक्वेशन से पहली लाइन, दूसरे इक्वेशन से दूसरी लाइन। हमें ये बताना है कि क्या ये लाइनें पैरेलल्स होंगी बिना ग्राफ प्लॉट किए। ठीक है, क्या ये लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं, या फिर क्या ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये हटा दीजिए। अगर ये दो इक्वेशंस हैं, और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में क्या होता है? बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट, दोनों लाइनें कहीं ना कहीं कहीं पर काटेंगी। ठीक है, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट, किसी ना किसी जगह पर ये काटेंगी। ग्राफ पे अब जब आप प्लॉट करोगे तो दे विल इंटरसेक्ट समवेयर। तो यहां पर अगर आप देखें तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, राइट, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 8/-9। ठीक है, ये इक्वेशन होल्ड कर गया। ये जो आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो अगर ये होल्ड कर गया, ये ट्रू हो गया हमारे लिए, तो क्या हो गया? हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन, जब भी वेन एवर वी विल प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, दीज लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। ठीक है, किस पॉइंट पे काटेंगी वो आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप खुद करके देख सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ देखकर बताना है कि क्या ये लाइन्स एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट मी जस्ट कम डाउन। और अगला क्वेश्चन है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 उसके बाद आता है 18x + 6y + 24 = 0। हमें इन दोनों को देखना है, देख करके बताना है कि क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, कोइंसाइड करेंगी, या पैरेलल होंगी। तो हमने देखा था a1/a2 = b1/b2 = C1/C2। आपको पता है A1 यहाँ पे 9 है, A2 B1 यहाँ पे 3 है, C1 यहाँ पे 12 है, A2 यहाँ पे 18 है, B2 यहाँ पर 6 है, और C2 यहाँ पर 24 है। अब जरा हम इसको करके देखते हैं। 9/18, यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1/2 आया। उसी तरीके से 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आया। उसके बाद हम आते हैं 12/24, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो 1/2, 1/2, 1/2, यानी ये चीज ट्रू हो गई। A1/A2 = B1/B2 एंड विच इज इक्वल टू ऑल्सो C1/C2। तो इस केस में क्या होता है? लाइन्स आर क्या है? कोइंसाइडिंग। ठीक है, यानी जब आप दोनों लाइंस दोनों इक्वेशन से लाइन खींचेंगे,
तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएंगी। पहली लाइन खींचेंगे ये भी यहीं पर आएगी, और दूसरी लाइन खींचेंगे तो वो भी यहीं पर आ जाएगी ग्राफ में। ये अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, कोइंसाइड लाइंस को ड्रॉ करके। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कुछ हम बना सकते हैं, देख सकते हैं अपने आप से। जो पैरेलल वाला था, पैरेलल वाला केस कौन सा था? पैरेलल वाला केस ये था, मान लीजिए हमारे पास क्या हो, 3x प्लस 6y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो आपका 6x प्लस 12y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। तो हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा ये था कि अगर a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, अगर ये चीज हमारी होल्ड कर जाती है, ये चीज ट्रू हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, तो पैरेलल जाने के लिए हम देख सकते हैं 3/6 जो कि 1/2 है यहाँ पे। ठीक है, a1/a2 हमने देख लिया, विच इज इक्वल टू 6/12 विच इज अगेन 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हमें मिल गया। लेकिन 19/40, क्या ये आपको 19/40, सॉरी 14 नहीं 40, क्या ये आपको 1/2 देगा? नहीं देगा। विच मीन्स कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर हैं, लेकिन ये दोनों में से कोई भी c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन हमारा होल्ड कर गया, ये हमारा रिलेशन होल्ड कर गया। अगर ये रिलेशन होल्ड कर गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएंगी। ठीक है, तो यही चीज यहां पर हो रही है, ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, यही पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, और अगर आ गया तो आपके 2 नंबर, 1 नंबर, या जो भी जितने भी नंबर का आएगा वो नंबर आपका सिक्योर हो गया। बट हाँ, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे आप देख करके बताएंगे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा कोई इक्वेशन है, तो सी क्या होता है? सी वो हाइट होती है किस पे? वाई एक्सिस पे, जिस पर कि आपकी जो लाइन है ना वो काट रही होती है, चाहे इधर से काटे चाहे इधर से काटे, लेकिन इस हाइट पर वो लाइन जो आप खींच रहे हैं ग्राफ में, वो लाइन यहाँ पर काट रही होती है, इस जगह पे वाई एक्सिस पे काट रही होती है जो लाइन है। ठीक है, तो ये जो वाई एक्सिस पर जो एक पार्ट बनता है, एक पोर्शन बनता है आपकी लाइन का, जहां पर वो काट रही होती है वाई एक्सिस का वो पोर्शन, वाई एक्सिस की वो हाइट जहां पे लाइन आपकी काट रही होती है, उसी हाइट को सी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या होता है, इसमें सी क्या होता है, राइट? तो ये हमारे एक्सरसाइज के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एक एक्सरसाइज और आती है जिसमें आपको ये पता करना होता है कि कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब हमने पहले समझा था। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई सोल्यूशन हो, एग्जिस्ट करता हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, यानी जिन दो इक्वेशंस के सोल्यूशन आप ना निकाल पाओ, वो क्या कहे जाते हैं? इनकंसिस्टेंट कहे जाते हैं। जैसे अभी हमने 3x प्लस 6y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद 6x प्लस 12y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस देखे थे। तो इन दो इक्वेशंस में आपने देखा था कि ये दोनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। जब वो कभी भी नहीं काटेंगी, तो उनका सोल्यूशन क्या होगा? होगा ही नहीं, राइट? उनका सोल्यूशन आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक दो लाइंस काटेंगी नहीं, तो जो काटने वाला पॉइंट है वही उनका सोल्यूशन होता है। यहीं पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। जब वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो कहाँ काटेंगी? वो तो ऐसे हमेशा चलती रहेंगी रेल की पटरी की तरह, कहीं नहीं मिलेंगी। दोनों साथ चल रही हैं लेकिन मिल कहीं नहीं रही हैं। सो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इन दोनों इक्वेशन से आप a1 और सॉरी, आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि ये इक्वेशन जो अभी हमने पिछले अभी जरा थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? दैट इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आपका आता है 5x प्लस 6y प्लस, यहां पर अगर आप इसको बना दें समहाउ 19 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा? 3/5 इज नॉट इक्वल टू 4/6 इज नॉट इक्वल टू 8/19। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं काटेंगी। इसका मतलब है कि इन दोनों का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। अगर इन दोनों का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा तो इनको क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट। ठीक है, आप देखो इसमें a1/a2 जो कि 3/5 है, विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जो कि 4/6 है,
अगेन विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2 जो कि 8/19 है, राइट। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, राइट। अब आगे देखते हैं, कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। और जो आपके एक कोइंसाइडिंग लाइन होती है वो क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें मेनी सोल्यूशंस होते हैं, बहुत एक से ज्यादा सोल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। एक सोल्यूशन भी होगा, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, बहुत से सोल्यूशन होते हैं, किस केस में, जब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, इस केस में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इस केस में क्या होते हैं, मेनी सोल्यूशंस, बहुत से सोल्यूशंस एक साथ आपको मिलते हैं, मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। अब आते हैं, गिवन अ लीनियर इक्वेशन राइट अनदर इक्वेशन विच आर कोइंसिडेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेस हैं आपकी बुक में ही है। उसमें किया क्या गया है कि एक इक्वेशन दे दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू हैव वन इक्वेशन, यू हैव ओनली वन इक्वेशन, 2x 3y - 8 इज इक्वल टू 0। आपको पता क्या करना है, आपको उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि आप एक ऐसा इक्वेशन बनाओ, दूसरा, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन आप ऐसा बनाओ जो कि कोइंसिडेंट बना दे, इस लाइन के कोइंसिडेंट बना दे। दूसरा इक्वेशन ऐसा हो जिसकी जिसका कर्व खींचने पर, जिसका ग्राफ खींचने पर इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड का केस क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये आपको करना है। दूसरा केस आपको देखना है आपका ये पैरेलल हो जाए, और तीसरा केस आपको देखना है कि वो क्या कर जाए, इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो कोइंसिडेंस के लिए आपको पता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 करना है। तो कोइंसिडेंस के लिए अगर आपको लिखना है तो आप इसको कर सकते हैं 4x, 2 से मल्टीप्लाई करिए पूरे इक्वेशन को, किसी भी एक नंबर को चुन लीजिए ऐसा इक्वेशन बनाने के लिए, और उसी एक नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर मैंने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने को डिसाइड किया है, ठीक है। तो 4x प्लस क्या हो जाएगा, 6y, फिर क्या होगा, -16 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 विच इज 2/4 मतलब 1/2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज 3/6 जो कि 1/2 है। फिर उसके बाद -8/-16 जो कि माइनस माइनस गया और 1/2 आ गया। तो इसका मतलब है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हो गए। तो ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन लाइन का वो इक्वेशन है जो कि इन दोनों लाइंस को कोइंसाइड होते हुए दिखाता है, यानी इन दोनों लाइन का ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगी। अब हमें देखना है पैरेलल के लिए, पैरेलल का मतलब क्या होता है, A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर हों लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। तो उस केस में क्या होगा, पैरेलल के लिए क्या करना होगा, 4x 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, इसको और इसको, 4x प्लस 6y, इससे क्या होगा, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 जो कि 1/2 हो जाएगा। अब आगे वाला जो है ना उसको आप 19 20 कुछ भी कर दीजिए जिससे कि C1/C2 नहीं हो पाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो गया, जो इसके पैरेलल निकलेगी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरे के लिए हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि जो लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हो। तो लाइन इंटरसेक्ट करने के केस में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो 2x पहला वाला था, 2x प्लस 3y माइनस 8 था। दूसरा वाला हम बना देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 3x प्लस 5y -19, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आप देख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में इन दोनों इक्वेशंस का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, यानी कि दूसरा इक्वेशन ये होगा। आप कोई भी इक्वेशन अपने मन से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्लास की बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी एग्जाम्पल का या उसी सोल्यूशन का आप यूज करें, यू कैन पिक एनी सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि 10 स्टूडेंट्स हैं, जो कि 10 स्टूडेंट्स आर देयर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स आर देयर, जिसमें से एक क्विज हो रहा होता है, वो इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स, सपोज करो नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की नंबर को हम दिखाते हैं मान लो एक्स से, और नंबर ऑफ बॉयज को हम दिखाते हैं वाई से, ठीक है।
नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, कुछ लड़कों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। गर्ल्स को हमने दिखाया एक्स से और बॉयज को दिखाया वाई से। और ये बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पे पूरा लिख देता हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज, यानी जितनी लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, वो 4 ज्यादा हैं। इसका हमें इक्वेशन बनाना है। ठीक है, हमें एक इक्वेशन बनाना है जो कि बहुत सिंपल है। ये पिछले साल आपने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत से पढ़े होंगे, राइट। तो यहां पर केवल एक रिवीजन के तौर पर ये क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। बहुत सिंपल है ये वीडियो भी असल में एक तरीके से कुछ रिवीजन टाइप का ही है, लेकिन ये जरूरी वीडियो है सो दैट आप जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं उसको रिवाइज कर सकें, राइट। वीडियो अभी कुछ दिनों से काफी दिनों बाद मैंने बनाया, बिकॉज आई वॉज बिजी इन समथिंग। कुछ ऑफिस के काम बहुत ज्यादा बिजी करके रखे हुए थे, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन हाँ, वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे। आपका पूरा क्लास 10 का मैथ्स मैं पूरा कराऊंगा और बहुत से एक्सरसाइजेज मैं आपसे कराऊंगा। अभी तो सारे चैप्टर्स मैं कवर करता जा रहा हूँ। जैसे ही ये चैप्टर्स कवर होंगे एक एक करके, सारे कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा लूंगा, उसके बाद रिवाइज करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नीट के एग्जाम में या फिर आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं दूसरे, वहां पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज आपसे कराऊंगा, राइट। और अगर वो टफ क्वेश्चंस अगर आप कर गए तो फिर ये सिंपल क्वेश्चंस तो आपके बाएं हाथ का खेल रह जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। यहां पर यह कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि एक्स, दे आर 4 मोर देन द बॉयज, यानी कि लड़कों की संख्या वाई जिससे कि 4 ज्यादा है। यही लिखना है बस। तो ये इक्वेशन हो गया, आप इसको सिंपल कर लो। एक्स माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन गया। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन, जहां पे A1 की वैल्यू क्या है, 1 है। A2 की वैल्यू क्या है, -1। B2 की वैल्यू क्या है, अरे A1, A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। B1 की वैल्यू क्या है, -1 है, ये देखिए आप। और C1 की वैल्यू भी क्या है, -4 है। ये पूरे इक्वेशन को देख करके आप पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस बना सकते हैं, इस तरीके से इक्वेशंस आपके क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस तरीके से आए हो, दो इक्वेशंस बना करके जिनको आप सॉल्व कर सकें, उनको आप मैथमेटिक्स के पेपर में इनकी लैंग्वेज देख करके बनाने के लायक होने चाहिए। आपको वो इक्वेशंस बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक एक क्वेश्चन और है कि मान लो एक मोटर कार है। देयर इज अ मोटर कार। ठीक है, वो किराया लेती है। पहले किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का किराया जो वो लेती है, वो लेती है 8 रुपीज। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया वो 8 रुपए लेती है। रुपी का सिंबल बना देता हूं। ठीक है, 8 रुपए लेती है। और दूसरा दूसरे किलोमीटर से, यानी उसके बाद कितने भी किलोमीटर वो चले, उतने किलोमीटर को अगले किलोमीटर चलने के बाद वो फॉर नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, यानी उसके बाद पहले किलोमीटर में वो 8 रुपए लेगी, उसके बाद जितने किलोमीटर वो चलेगी हर किलोमीटर के लिए केवल 5 रुपए लेगी। ठीक है, फॉर नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर्स इट टेक्स ओनली 5 रुपीज। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए लेती है, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए लेती है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम टोटल डिस्टेंस जो कार ने चली है, टोटल डिस्टेंस जो कि कार ने चली है, उसको एक्स से दिखाएं, राइट। टोटल डिस्टेंस को एक्स से दिखाएं और टोटल जो फेयर है, टोटल फेयर जो किराया है, फेयर, ठीक है, उसको वाई से दिखाएं, राइट। सो अगर टोटल फेयर वाई आ रहा है और टोटल डिस्टेंस एक्स कवर की गई है, आपको ये दोनों पता है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए लिए और उसके बाद के हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए लिए, तो एक लीनियर इक्वेशन बना करके दिखाइए जो इससे बनेगा, राइट। एक लीनियर इक्वेशन हमें इससे बनाना है। तो आपने देखा कि टोटल किलोमीटर्स कितने चले हैं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आपने देखा कि जो पहला किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लगे हैं। ये एक्स में ना, दैट इट कंटेन्स दैट फर्स्ट किलोमीटर एज वेल, दैट फर्स्ट किलोमीटर एज वेल वो रखता है। यानी एक्स का मतलब ये पहला किलोमीटर भी है और साथ में आगे जितने भी किलोमीटर चले हैं वो भी है। तो टोटल डिस्टेंस अगर एक्स किलोमीटर चली है इन्होंने, तो 1 किलोमीटर को हमें उससे बाहर निकालना होगा। 1 किलोमीटर चले गए किराए को हमें बाहर निकालना होगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगा,
बाकी किलोमीटर कितने बचेंगे अब? x-1 बचेंगे, राइट? बाकी किलोमीटर जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? x-1 बचेंगे। और इस x-1 के लिए कितने रुपए लगे हैं? 5 रुपीज लगे हैं, ठीक है? और उसके अलावा 8 रुपए किसके लगे हैं? पहले किलोमीटर के लिए। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, बाकी के बचे हुए x-1 किलोमीटर के लिए। x-1 क्यों लिया? क्योंकि x का मतलब पूरी डिस्टेंस है, लेकिन पूरी डिस्टेंस में पहला किलोमीटर 8 रुपए लेता है, और बाकी के जो किलोमीटर हैं x-1 तक, दे आर टेकिंग 5 रुपीज, ठीक है? फॉर देम वी आर गिविंग 5 रुपीज। तो x-1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज खर्च हुए, 5 रुपीज हर एक किलोमीटर के लिए खर्च हुए। तो x-1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? x-1 इंटू 5, ये पूरा होगा ना? x-1 इंटू 5, पूरा किराया कितना होगा? x-1 इंटू 5 होगा, और पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए होगा। और साथ में ये बताया जा रहा है कि ये पूरा किराया किसके बराबर है? y के बराबर है। टोटल फेयर y के बराबर बताया गया है, राइट? अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 5x-5 प्लस 8 इज इक्वल टू y, ठीक है? तो यहां पर कितना आ जाएगा? और 5x, y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। अब 8 में से 5 जाएगा तो +3 हो जाएगा। 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका सोल्यूशन होगा। ये आपके पिछले क्लास में, क्लास 9th में क्वेश्चन था। हो सकता है आपको याद भी आ गया हो क्योंकि आपने ये किया होगा। ये उस चैप्टर का, आई थिंक एक्सरसाइज 4.3 है, उस चैप्टर का एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ठीक है? जिसमें कई बार टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को। लेकिन इस तरह की ट्रिकी सिचुएशंस में भी यू शुड बी एबल टू क्रिएट योर ओन इक्वेशन, ठीक है? ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में हैं। इनसे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो आर डी शर्मा की बुक में आपको मिल जाएंगे। उस बुक को आप खरीद करके उसको भी आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, राइट? लेकिन अधिक से अधिक जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर वो टफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स की आपकी क्या हो जाती है? चर्निंग हो जाती है। आपका माइंड चर्न करता है उन कॉन्सेप्ट्स को जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपने आप सॉल्व करने लगते हैं। सो बी विथ मी, इसी तरीके से वीडियोस आते रहेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में लगातार डालता रहूंगा। अब जो है रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा अंटिल की कोई ऐसा काम ऑफिस में नहीं आ जाता जो कि काफी बड़ा है, या फिर काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन दैट केस एवरी डे यू विल गेट 1 वीडियो एटलीस्ट, ठीक है? या फिर मतलब वीकली मैं 4 वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, कम से कम, राइट? 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 दिन में से 4 से 5 वीडियो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और आपका सिलेबस खत्म कराने के बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी ट्राई करूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमने किए वो आपको अच्छी लगी होंगी, एक एक्सरसाइज आपकी हो गई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।